नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ आप सभी का हिंदी साहित्य की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे रघुवीर सहाय जी की बहुचर्चित बहुप्रशंसित कविता कैमरे में बंद अपाहिज। रघुवीर सहाय एक ऐसे कवि हैं जो नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। सबसे पहले यदि आप कविता को जानना चाहते हैं, जो हमारे आज का शीर्षक है कैमरे में बंद अपाहिज, कवि हैं रघुवीर सहाय। तो सबसे पहले हम आधुनिक कविता के सशक्त हस्ताक्षर रघुवीर सहाय जी के जीवन के विषय में जानेंगे। रघुवीर सहाय जी का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। आप बचपन से ही साहित्यिक रुचि के व्यक्ति थे। आपके पिता श्री हरदेव सहाय जी स्वयं हिंदी साहित्य के अध्यापक रहे। उन्हीं से आपने साहित्य के संस्कार प्राप्त किए और आपका निधन 30 दिसंबर 1990 को हुआ। बचपन से ही पत्रकारिता में रुचि होने के कारण आपने पत्रकारिता को जीवन यापन के लिए चुना। दिनमान जैसी महत्वपूर्ण पत्रिका के माध्यम से आपने अपना कैरियर शुरू किया। अपने इस साहित्यिक जीवन में जो महत्वपूर्ण कृतियां रघुवीर सहाय जी ने दी, एक बार उनको देख लेना उचित होगा। रघुवीर सहाय जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। साहित्य में रघुवीर सहाय जी के पदार्पण का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय को जाता है। अगेय जी ने जब दूसरा सप्तक प्रकाशित किया तो उसमें रघुवीर सहाय जी की कविताओं को प्रमुखता के साथ स्थान दिया। रघुवीर सहाय जी की अन्य रचनाएं हैं दूसरा सप्तक, यह 1951 में प्रकाशित हुई। उसके बाद है सीढ़ियों पर धूप में, 1960 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। हंसो हंसो जल्दी हंसो, एक बहुचर्चित कविता की पुस्तक रघुवीर सहाय जी की है, जो 1975 में आई और जिसकी साहित्य जगत में बहुत अधिक चर्चा रही। लोग भूल गए हैं 1982 में, कुछ पते कुछ चिट्ठियां 1989 में। रघुवीर सहाय जी की सभी कविताओं को जो प्रमुख प्रतिनिधि रचनाएं थी उनको शामिल कर उनकी एक रचना प्रकाशित की गई 1994 में, प्रतिनिधि कविताएं शीर्षक से। और रघुवीर सहाय जी की समस्त साहित्यिक संपदा को रघुवीर सहाय रचनावली के नाम से प्रकाशित किया गया। इस प्रकार हमने देखा कि यह कवि अपने छोटे से जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं साहित्य संसार को देने में सफल हुए। अब हम देखेंगे कि वे ऐसी कौन सी काव्यगत विशेषताएं हैं जिनके माध्यम से रघुवीर सहाय जी आज भी एक लोकप्रिय कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। रघुवीर सहाय जी की कविताओं में राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना, व्यंग, भाषा शैली, स्त्रियों के प्रति उनके विचार, समाज के प्रति उनके विचार और समाज का जो अंतिम बहुत कमेरा वर्ग है उसको साहित्य की मुख्य धारा में लाने का श्रेय रघुवीर सहाय जी को है। अपनी बात कितने बेबाक तरीके से वे कहते हैं और राजनीति में कैसे श्रेष्ठ नेताओं के, बड़े नेताओं के सीधे नाम लेने का सामर्थ्य वे रखते हैं, यह रघुवीर सहाय जी की कविता की प्रमुख विशेषता है। जैसे हम देखते हैं अपनी राजनीतिक चेतना को किस प्रकार से वे व्यक्त करते हैं। गया वाजपेयी जी से पूछ आया, गया वाजपेयी जी से पूछ आया देश का हाल, पर उड़ा नहीं सका एक नंगी औरत को कंबल रेलगाड़ी में 20 अजनबियों के सामने। ऐसे लोग जो केवल पत्रकारिता के माध्यम से समाज की सेवा करने की बात करते हैं, पर जिनके मन में अंतिम व्यक्ति के प्रति दर्द नहीं होता, ऐसे लोगों पर बड़ा कड़ा व्यंग रघुवीर सहाय करते हैं। एक अन्य कविता में रघुवीर सहाय कहते हैं, मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, न उसके साथ खाने के लिए गम। मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, न उसके साथ खाने के लिए गम, न मैं मिटा सकता हूं ईश्वर के सब भ्रम। तो इस प्रकार से
साधारण शब्दों के माध्यम से रघुवीर सहाय असाधारण प्रभाव पैदा करने वाले कवि हैं। आज हम देखते हैं उनकी प्रसिद्ध कविता कैमरे में बंद अपाहिज। तो रघुवीर सहाय जी के जीवन के माध्यम से हमने जाना कि साहित्य वह शस्त्र है जिसके माध्यम से आप समाज के साथ लड़ सकते हैं। शब्द वह शस्त्र हैं जिनके माध्यम से आप अपनी पीड़ा को व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे ही एक अंतिम व्यक्ति की पीड़ा को रघुवीर सहाय अपनी इस कविता में व्यक्त करते हैं। कविता का शीर्षक देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज। इस कविता में कवि आजकल जो आप देखते हैं 24 घंटे चलने वाले खबरिया चैनल, उन चैनलों पर बड़ा गहरा व्यंग करते हैं। वे दूसरे की करुणा को, दूसरे की पीड़ा को, कष्ट को, क्लेश को, संताप को समझने का दावा करते हैं, पर क्या वास्तव में वे उनके कष्ट को समझते हैं? क्या वास्तव में वे उनकी पीड़ा को महसूस करते हैं? कवि ऐसे ही प्रश्न इस कविता में उठाते हैं। सबसे पहले कविता के इन 2 पद्यांशों की वाचन करते हैं। देखिए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन दुख देता होगा, देता है, तो आपका अपाहिजपन दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा। हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप उसके रो पड़ने का। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैमरे में बंद अपाहिज एक व्यक्ति की पीड़ा को, करुणा को व्यक्त करने वाली कविता है। जब हम किसी भी कविता की व्याख्या करते हैं तो प्राय उसमें 3 तरह की स्थितियां हम रखते हैं: प्रसंग, व्याख्या और विशेष। आप जानते हैं, विशेष के अंतर्गत हम भाव की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, भाव और कला पक्ष की बात करते हैं, शिल्प पक्ष की बात करते हैं, और भाषा के अंतर्गत हम छंद की बात करते हैं, अलंकारों की बात करते हैं, छंदोबद्धता की बात करते हैं, छंद मुक्तता की बात करते हैं, और भाव साम्यता की बात करते हैं। क्योंकि यही वे तत्व हैं जो किसी कविता को कविता बनाते हैं। तो इन्हीं मानदंडों के आधार पर हम इस कविता का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। प्रसंग आपको पता है, यह कविता रघुवीर सहाय जी की लोग भूल गए हैं, ये संकलित एक कविता है, और इसकी व्याख्या अब आप देखेंगे। दूरदर्शन के जो कर्मचारी हैं, दूरदर्शन पर जो कार्यक्रम का प्रस्तुत करने वाला प्रस्तोता है, वह एक अपाहिज व्यक्ति को, यद्यपि मैं आपको बता दूं कि आजकल हम अपाहिज शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, और इसके लिए और अच्छा और बेहतरीन सकारात्मक शब्द हम लोगों के पास है, दिव्यांग। तो ऐसे दिव्यांग व्यक्ति को लाते हैं, और लाने के बाद उससे पूछते हैं, कैसे कैसे बेतुके सवाल उससे किए जाते हैं, जिन सवालों के कोई मायने नहीं हैं। उससे सवाल किया जाता है, क्या आप अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? जैसे अपाहिज होने का उसे चाव है, जैसे वह शौकिया तौर पर अपाहिज है। और ये प्रश्न इसलिए किए जाते हैं ताकि उसके दर्द को कुरेदा जा सके।
ताकि उसकी आत्मा को झकझोरा जा सके, ताकि उसकी उस पीड़ा को बेच करके उसके माध्यम से पैसा कमाया जा सके। कि नई कविता की एक बड़ी विशेषता है कि इसमें शब्द बहुत सहजता के साथ कविता में समाहित रहते हैं। आप देख रहे हैं कि एक तरफ दूरदर्शन, एक तरफ खबरिया चैनल, एक तरफ चैनल अपने आप को कहते हैं कि हम समर्थ हैं, शक्तिवान हैं, और दूसरी तरफ वह व्यक्ति जो यद्यपि अपाहिज है पर अपनी क्षमता के माध्यम से, अपनी शारीरिक सीमाओं को धता बता करके जो परिश्रम के साथ अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने का सामर्थ्य रखता है, उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं दुर्बल। तो इस प्रकार से लगातार उससे बेतुके सवाल प्रस्तुता के द्वारा किए जाते हैं और प्रयास यह किया जाता है कि उसके दुख को बड़ा करके दिखाया जाए। इसे बड़ा, आपका दुख क्या है, दुख बता नहीं पाएगा। प्रयास ये किए जाते हैं कि लगातार उस व्यक्ति को खुद बताया जाए, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, ताकि इस चीज़ को समझ करके वह व्यक्ति अपनी पीड़ा को व्यक्त करते करते रो पड़े और उसके माध्यम से चैनल पैसा कमा सकें। यही महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है। तो इस प्रकार हमने कविता के 2 पद देखे। अब हम इसके अंतिम जो पद्य है उसको देखेंगे। इसमें आगे कवि कहते हैं, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। हमें दोनों संग रुलाने हैं, हमें दोनों संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। बड़ा गहरा व्यंग कवि इसके माध्यम से करते हैं कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। उस व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है जिस व्यक्ति के माध्यम से यह पर्दा जीवित है, जिस व्यक्ति के माध्यम से, जिसकी पीड़ा को बेच करके यह पैसे कमाना चाहता है, अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहता है, उस व्यक्ति की कीमत नहीं है, पर पर्दे पर वक्त की कीमत है। और इस वक्त की कीमत को वसूलने के लिए वे क्या करना चाहते हैं? दर्शक को और उस पीड़ित व्यक्ति को, दोनों को एक साथ रुलाना चाहते हैं। वे उसके फूली हुई आंख की बड़ी बड़ी तस्वीर दिखाना चाहते हैं। आप देखिए कवि ने विशेषणों का किस प्रकार से इसमें प्रयोग किया है। फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर, तो यह जो आंख है यह उसकी पीड़ा है, और उस पीड़ा के माध्यम से प्रस्तुता लगातार चाहता है कि उसका कार्यक्रम सफल हो, और दर्शक और वह व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति जो वास्तव में अपाहिज नहीं है, जो मानसिक और शारीरिक रूप से इतना संबल है कि जिसने अपने व्यक्तित्व का निर्माण स्वयं किया है, पर चैनल को इससे कोई लेना देना नहीं। तो इस प्रकार कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से लगातार ऐसे चैनलों की व्यावसायिकता पर गहरा प्रहार किया है। हम इसी मायने में कविताओं को कालजयी कहते हैं, क्योंकि वे समय के साथ अपनी अर्थवता को खोती नहीं हैं। इसीलिए हम कहते हैं शब्दार्थो सहितो वाक्यम काव्यम, कि अर्थ के साथ निरंतर उनमें वृद्धि होती रहती है। तो इस प्रकार से हमने कविता की व्याख्या को देखा। नई कविता की एक बड़ी विशेषता होती है कि यह कविता अपने अंदर बौद्धिकता को समाहित किए हुए है। आप लगातार अनेक ऐसे स्थान आएंगे जिसमें नए नए प्रश्नों से आप जूझते रहते हैं। आप कविता के उन श्रेष्ठतम सोपानों का रसास्वादन कर पाते हैं। अब हम देखेंगे कि कविता में कौन कौन से अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं, ताकि उनके माध्यम से हम अभ्यास कार्य कर सकें। सबसे पहला प्रश्न कविता में है, कविता में कुछ पंक्तियां
कोष्ठकों में रखी गई हैं। आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? आप जानते हैं कि कविता में भाषा एक महत्वपूर्ण आयाम है। भाव को भाषा के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं और उस भाषा में नए नए प्रयोग कवियों के द्वारा किए जाते हैं। नई कविता में यह प्रयोग बहुतायत मात्रा में किए गए हैं और इसीलिए कुछ लोग एक पूरे वाद को प्रयोगवाद की संज्ञा देते हैं। इसी क्रम में रघुवीर सहाय जी ने अपनी इस कविता में कविता को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कोष्ठकों का प्रयोग किया है। उन्होंने अनेक स्थानों पर उन भावों को व्यक्त करने के लिए जो प्रस्तुता के भाव हैं या दर्शक के भाव होने चाहिए या मन के जो आंतरिक भाव हैं, जो सही अर्थों में कविता के माध्यम से व्यक्त नहीं किए जाने चाहिए, पर उन्हें भी व्यक्त करके एक अभिनव प्रयोग किया है। तो निश्चित रूप से कोष्ठकों में इन प्रयोगों के द्वारा कविता का अभिव्यंजना की जो क्षमता है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। अब हम दूसरा प्रश्न कविता का देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी हुई। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी हुई क्रूरता की कविता है। विचार करें, कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी हुई क्रूरता की कविता कैसे है? देखिए, करुण एक ऐसा रस है जो श्रेष्ठतम रसों में माना जाता है। हम मानते हैं कि आदि कवि वाल्मीकि ने जब रामायण की रचना की तो उसके मूल में करुण रस था। उन्होंने दो पक्षियों की पीड़ा को देखा और इससे वे इतने आहत हुए कि साहित्य उनके मुख से फूट पड़ा। हम मानते हैं कि जो साहित्यकार हैं, जो साहित्य का रसास्वादन करने का सामर्थ्य रखते हैं या साहित्य से जुड़े हुए हैं, वे दूसरे की पीड़ा को सबसे पहले महसूस करते हैं। वे अपनी संवेदनाओं को भाषा के माध्यम से इसीलिए व्यक्त किए करते हैं जिससे मानवीय सभ्यता के कष्ट और क्लेश व्यक्त किए जा सकें। तो इसलिए हम करुण को श्रेष्ठतम रस मानते हैं और यह एक ऐसी कविता है जो उस करुणा का सौदा करती है। एक अपंग व्यक्ति जो अपनी करुणा को अपनी ताकत बनाता है, जो अपने शारीरिक संभावनाओं को, शारीरिक सीमाओं को धता बता करके अपने आप को एक मजबूती के साथ प्रस्तुत करता है। एक चैनल दूरदर्शन के रूप में जिसको प्रस्तुत किया गया है या जिसके प्रति दूसरे सभी चैनलों को माना जा सकता है, जो व्यावसायिकता को परम धर्म मानते हैं, तो वे उस व्यक्ति की पीड़ा का सौदा करते हैं। वास्तव में उनके हृदय में बहुत गहरी क्रूरता है और उस व्यक्ति की करुणा का सौदा कर वे अपनी क्रूरता को छिपाना चाहते हैं। तो इस प्रकार यह एक ऐसी कविता है जो करुणा के मुखौटे में छिपी हुई क्रूरता की कविता है और हमारे सामने अनेक ऐसे नए प्रश्न पैदा करती है जिसके माध्यम से समाज की वास्तविक तस्वीर को हम समझ पाते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हमारा प्रश्न है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? कवि व्यंग करना चाहता है कि एक तरफ जो चैनल होते हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्र का निर्माण करने की है, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी सामाजिक समस्याओं को प्रकट करने की है, जिनका ऊपर बड़ी जिम्मेदारी तमाम तरह की नीतियों का मूल्यांकन और विश्लेषण करने की है, वे अपनी उस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। यद्यपि वे अपने आप को कहते हैं कि वे समर्थ हैं, शक्तिवान हैं, लेकिन वे पैसा कमाने के लिए ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं जो दुर्बल हैं उनकी नज़र में। वास्तव में वे लोग दुर्बल नहीं हैं, उन्होंने अपने शरीर की संभावनाओं पर काबू पा लिया है, उन्होंने समाज के साथ सामंजस्य बैठाना सीख लिया है, उनके पास अंग हैं पर वे दिव्य प्रकार के हैं, इसलिए वे दुर्बल नहीं हैं। पर वे चैनल जो उनके माध्यम से
पैसा कमाना चाहते हैं, जो अपने आप को सबल कहते हैं, शक्तिमान कहते हैं, वे वास्तव में उनके माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं। और यही व्यंग इस पाठ में, इस कविता में रघुवीर सहाय जी ने किया है। अब हम अगला प्रश्न इस कविता का देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहा व्यक्ति यानी अपाहिज और दर्शक जिनके माध्यम से चैनल को पैसा मिलता है, तो वो दोनों रुलाना चैनल का उद्देश्य क्यों है? क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। चैनल उसके माध्यम से पैसे कमाना चाहता है और इसी पैसे की भूख ने उसकी तमाम करुणा को समाप्त कर दिया है। वह दुर्बल लोगों के भी अपना आहार बनाना चाहता है, वह उनके माध्यम से भी पैसा कमाना चाहता है। इस बात को लेखक ने, कवि ने बहुत ही सक्षमता के साथ व्यक्त किया है और इससे प्रश्नकर्ता का पैसा कमाने का जो उद्देश्य है वह पूरा होता है। अभ्यास के प्रश्न उत्तर में 5वां प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? पर्दे पर वक्त की कीमत है, सूत्र पंक्ति इस कविता की है। इसके माध्यम से कवि ने लगातार उन चैनलों के द्वारा अपने व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता दिए जाने की बात हमारे सामने रखी है। किस प्रकार से उन चैनलों के लिए व्यक्ति की भावनाएं, उसकी पीड़ा, उसके क्लेश, संताप कोई मायने नहीं रखते। उन्हें केवल पैसा चाहिए और वह पैसा यदि उस दुर्बल व्यक्ति की भावनाओं को बेचकर भी मिलता है तो उन्हें स्वीकार है। इसके प्रति गहरा जो नज़रिया है वो इस पूरे साक्षात्कार के प्रति कवि ने रखा है। आप देखते हैं कि उस साक्षात्कार में प्रश्न करने वाला जो प्रस्तोता है वो किस प्रकार के बेतुके प्रश्न करता है। आप अपाहिज क्यों हैं? क्या अपाहिज होना किसी के लिए शोक हो सकता है या उस अपाहिजपन में उसका क्या योगदान है? तो इस तरह के प्रश्न केवल इसलिए किए जा सकते हैं ताकि उस पीड़ित व्यक्ति को और अधिक पीड़ा पहुंचाई जा सके, इसके माध्यम से उसको रुलाया जा सके और उसके आंसुओं का सौदा किया जा सके। तो साक्षात्कार के माध्यम से एक नई तरह की स्थिति कवि ने हमारे समक्ष रखी है। अब हम इस पाठ में जो भाषा से संबंधित प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे। बाद के जो 4 प्रश्न हैं ये भाषा के संदर्भ में हैं। भाषा की बात जब आप करते हैं तो इसके संदर्भ में पहला प्रश्न है जो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने का काम करेगा, जो आपकी क्षमता को बढ़ाने का काम करेगा। यह प्रश्न है, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना करने रहे, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे? यदि हमें शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे किसी व्यक्ति का परिचय करवाना हो तो हम उसकी सक्षमता को, हम उसकी कामयाबी को, हम उसके श्रेष्ठतम कार्यों को समाज के सामने रखेंगे। हम बताएंगे कि कैसे हमारे उस साथी ने अपनी शारीरिक सीमाओं पर काबू पा करके ऐसे परिणाम दिए हैं। जैसे आपने राजस्थान के बारे में सुना होगा कि वहाँ एक ऐसी बेटी है जिसके दोनों हाथ जन्म से नहीं हैं, तो उस बेटी ने अपनी सीमाओं पर काबू पाकर पैर से लिखना सीख लिया। और आप आश्चर्यचकित होंगे कि पैर से लिख कर के उसने अपनी बोर्ड की परीक्षाएं दी और उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया।
तो निश्चित रूप से ऐसे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी शारीरिक सीमाओं पर काबू पाया है और उसके माध्यम से दूसरे लोगों के सामने नज़ीर रखी है, उन लोगों की शारीरिक ताकत को समाज के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि सकारात्मकता का संदेश हम समाज को दे सकें। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है सामाजिक उद्देश्य से युक्त। आप देखिए कितना गहरा व्यंग है। सामाजिक उद्देश्य से युक्त चैनल अपने आप को यह कहता है कि उसका उद्देश्य समाज का उत्थान करना है। सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देख करके आपको कैसा लगेगा? देखिए, यदि कोई कार्यक्रम सही अर्थों में सामाजिक उद्देश्य से युक्त है और उसका भाव समाज को दिशा देने का है, यदि उसके माध्यम से वास्तव में समाज को एक ऐसा संदेश देने का काम किया जा रहा है जिससे कि समाज का मार्गदर्शन हो, तो निश्चित रूप से वह कार्य सराहनीय है। पर यदि समाज के ऐसे जिम्मेदार लोग समाज को धोखा देने के लिए सामाजिक उद्देश्य का नाम लेते हैं, तो ऐसे लोगों की आलोचना होनी चाहिए, अवहेलना होनी चाहिए। यही इस कविता का मुख्य विषय है। कविता में इसी लिहाज से बौद्धिकता है कि कविता हमें सचेत करना चाहती है कि वे लोग जो अपने आप को समर्थ, शक्तिवान बताते हैं, वे लोग जो अपने आप को सामाजिक उद्देश्य का चोला पहने हुए हैं और उसके बाद भी केवल और केवल अपने व्यावसायिक हितों की साधना करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें सचेत हो जाना चाहिए। अगला जो प्रश्न है उस पर हम विचार करें। अगला प्रश्न है, यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं, ऐसा कोई कार्यक्रम आप देखते हैं और यदि आप उसमें दर्शक हैं, तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन के निदेशक को भेजें। यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन के निदेशक को भेजें। इस पाठ की एक और बड़ी खूबी है। इस पाठ में आप कविता सीखते हैं, इस पाठ में आप साक्षात्कार विधा के बारे में जानते हैं और इस पाठ में अब देखिए एक और नई विधा पत्र लेखन को भी शामिल कर लिया गया है। पत्र आप लगातार लिखते आए हैं, संपादक के नाम पत्र, प्रधानाचार्य के नाम पत्र, मित्र को पत्र। तो यह जो पत्र है यह हम दूरदर्शन के निदेशक को लिखेंगे और हम निश्चित रूप से उन्हें लिखेंगे कि आपके जो कार्यक्रम हैं वो सही अर्थों में समाज को दिशा देने वाले कार्यक्रम होने चाहिए और यदि वे कार्यक्रम समाज के ऐसे व्यक्ति की पीड़ा का व्यवसायीकरण करते हैं तो उसकी हम आलोचना करते हैं और भविष्य में निश्चित रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसे कार्यक्रमों की सृजना दूरदर्शन के माध्यम से या अन्य चैनलों के माध्यम से हो जो सही अर्थों में समाज को देखने चाहिए। बड़ी अच्छी तुलना मुझे ध्यान आ रही है कि एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा कि दूरदर्शन में और दूसरे चैनलों में क्या फ़र्क है। प्राय आप लोग जैसे देखते होंगे कि आजकल व्यावसायिक चैनल बहुत चल रहे हैं, तो बड़ी अच्छी टिप्पणी उसने की कि दूरदर्शन वह दिखाता है जो हमें देखना चाहिए और बाकी चैनल वो दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं। तो प्राय हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जो हम चाहते हैं, जो हमें देखना चाहिए वह आदर्श स्थिति है और दूरदर्शन जैसे राष्ट्रीय चैनल को निश्चित रूप से उन आदर्शों का सम्मान करना चाहिए। अंतिम प्रश्न बहुत ही रोचक और क्रिएटिव प्रश्न है नीचे दिए खबर के अंश पढ़िए और बिहार के इस बुधिया से एक काल्पनिक साक्षात्कार कीजिए। इसमें एक खबर को शामिल किया गया है। चूँकि बड़े पत्रकार हमारे कवि महोदय रहे हैं तो इसमें एक खबर रखी गई है और उसके माध्यम से आप एक काल्पनिक साक्षात्कार उस खबर में जिस व्यक्ति के बारे में बताया गया है उससे करेंगे। खबर के थोड़े से अंश को मैं पढ़ देता हूँ। खबर है
उम्र 5 साल, संपूर्ण रूप से विकलांग और दौड़ में गया 5 किलोमीटर। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह कारनामा कर दिखाया है पवन ने। बिहारी बुधिया के नाम से प्रसिद्ध पवन जन्म से ही विकलांग है। इनके दोनों हाथों को पुलवा नहीं है, जबकि पैर में सिर्फ एड़ी है। इस खबर को थोड़ा और विस्तार दिया गया है और इसके माध्यम से जो पवन जी हैं, जिन्होंने अपने शरीर की सीमाओं पर काबू पाया है, आप उनका साक्षात्कार करेंगे, काल्पनिक साक्षात्कार करेंगे। तो निश्चित रूप से एक साक्षात्कार के लिए आपको कुछ प्रश्न पहले से तैयार कर लेने चाहिए, कि जैसे नाम, आप करते क्या हैं, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, इतना श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ मिली और आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके माध्यम से समाज को एक संदेश मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जी की यह बहुचर्चित, बहुप्रशंसित कविता है और निश्चित रूप से इसका रसास्वादन आपको साहित्यिक आनंद प्रदान करेगा, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।